सब अपनी किताबें अपने सामने रख लीजिए, ठीक है? यस मैम। हाँ, किताबें ले लीजिए सारी। कौन सी? ये वाली, साहित्य सागर। इसमें से हम कहानी का भाग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक? और फिर बाद में, क्योंकि कुछ लोगों की कविता है और कुछ की एकांकी है, तो फिलहाल आज हम शुरुआत करेंगे कहानी से। तो कहानी की किताब सामने रख लीजिए सारे, और सभी के पास है किताबें, है ना? किताबें तो होंगी सभी के पास। यस मैम। यस मिस। ओके, और कैमराज ऑन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिसे जमता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। रेणुका, गरिमा, शिवांजलि, सिया, मंथन, पार्थ, धनश्री, गौरी, शरण्या। गुड। हाँ, देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है, मुझे आप एक बात बताइए, हमने किसी ने अभी कहानी शुरू की? हमने कोई? नहीं मिस। नो मैम। नहीं ना, अभी तक हमने कोई कहानी शुरू नहीं की है। हालांकि आपको जो 8th में जो सिलेबस था वो यही था क्या 8th में भी? हाँ मिस। इस 9th में था। 9th में था। सॉरी सॉरी, 9th में भी यही सिलेबस था आपको, था ना? सेम Yes, किताब ma'am. थी, सब कुछ सेम था। इसमें से कुछ भाग आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है? हमारी बात भी हुई थी इस विषय पे कि कुछ जो भाग है वो आप इसका पढ़ भी चुके हैं, बराबर? तो देखिए, अब बात 58 की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, बड़े घर की बेटी, संदेह, भेड़े और भेड़िया, दो कलाकार। अभी इसमें कौन कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है या फिर सिलेबस से निकाल दिया गया है? वो है अपना अपना भाग्य और जामुन का पेड़, ठीक है? एज पर मेरा नॉलेज, मेरी जानकारी के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि अपना अपना भाग्य तो लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था, और जो कोविड का इशू हो गया था उसकी वजह से ये जामुन का पेड़ भी हटा दिया गया था। लेकिन जामुन का पेड़ हम अपना अभी रखते, वो लास्ट में सबसे आखिरी में पढ़ के रखेंगे हम, इनकेस क्या मिस होता है कुछ। जामुन का पेड़ जो लेसन है ना मिस, वो हमारे नए बुक में है ही नहीं। नहीं है क्या? नहीं मिस, न्यू अच्छा, एडिशन में नहीं है। नए बुक में एक और पुरानी बुक में। हाँ, पुरानी बुक में है, बराबर। तो आपके नए इसमें ईशान एक बार दोहराएंगे कौन कौन से पार्ट है नए में? मिस हमने इधर बात अठन्नी की है, काकी है, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, संदेह, भीड़ में खोया आदमी, भेड़े और भेड़िए, दो कलाकार। अच्छा, तो भीड़ में खोया हुआ आदमी जो है वो हमारे लिए नया है, जो नई किताब का है। भीड़ में खोया हुआ आदमी है ना वो, ईशान? मिस भीड़ में खोया आदमी, खोया हुआ नहीं, खोया। ओके ओके, भीड़ में खोया आदमी। इसके लेखक कौन है ईशान? मिस लीलाधर शर्मा पर्वतीय। अच्छा, लीलाधर शर्मा, बराबर, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये अभी ये नए इसमें आया था और इसके बाद ये बुक्स मिली नहीं मार्केट में, इसलिए वो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है? मैं तो वो अरेंज कर लूंगी, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो है भीड़ में खोया, ये भी हम आखिरी आखिरी में लेंगे, आखिरी इन द सेंस की प्रोसेस के हिसाब से। कितने नंबर का है ये? उसमें सेकंड लास्ट है ना? 8th है मिस। 8th है, ओके ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए, 9th में जो कुछ पढ़ चुके हैं वो सारा, और 10th में जितना बचा है वो सारा मिलके हमको एनुअल में आता है हर साल की, ये वाली बात है, ठीक है? तो अभी भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम शुरू से पढ़ेंगे। ये जो पढ़ चुके हैं तो फिर हमको ये सब पता है, ये सब माइंडसेट जितना है वो अपना दिमाग से, जितना भी ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठी है वो हटा दीजिए फिलहाल में। अभी हमको बिल्कुल फ्रेश मूड में शुरू करना है कि ये नई पुस्तक है, इसके हर कहानी नहीं है, और हम उसको शुरू से समझ के पढ़ना है, तो ही इसमें रस आएगा। अन्यथा आप इससे विचलित हो जाते हैं कि अरे पढ़ तो चुके हैं मैम, हमको तो पता है, फिर कोई इधर हो रहा है कोई उधर हो रहा है। ऐसे मत कीजिए, फिर से नए मूड में आके नए इससे नई तैयारी से, दिमाग की नई मानसिकता से इसे पढ़ना शुरू कीजिए, इसे समझिए। पहली बात, इसको पढ़ने का मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ, हालांकि हम कक्षा में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा कवि का लेखक का परिचय,
उसके बाद में हम कहानी शुरू करेंगे। हमेशा अपने पास एक पेन पेंसिल या और एक नोटबुक अपने नजदीक आपको रखना है। वो रखने का कारण मैं आपको बता देती हूँ। पढ़ते वक्त जो भी कैरेक्टर आता है, जो भी एक पात्र उसके अंदर आता है, वो पात्र का नाम इमीडिएटली साइड में लिख लीजिए। ये मत सोचिए हमारे पास नोट्स है, हमने पिछले साल पढ़ा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। जो हो चुका है उसे अभी थोड़ा सा साइड में रख दो, नए उत्साह के साथ नया शुरू कीजिए, ठीक है। तो हमें पहले जो भी कहानी पर डेट डालो, कहानी का नाम लिख लो, कहानी के बाद एक एक पात्र जो आता जाएगा उसके बारे में वो पात्र लिखते जाइए। फिर क्योंकि आपका पात्र का परिचय भी इसमें देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो हम करेंगे आगे जाके। लेकिन फिलहाल में अभी हम सुदर्शन लिखित रचना शुरू करने वाले हैं, बात अठन्नी की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अठन्नी क्या होता है? अठन्नी, अठन्नी क्या है? 8 आना। कौन सा 8 आना है आसीन? करेंसी। मैम 50 पैसे। पैसे। और कुछ? शिवांजलि, अठन्नी क्या होती है? मिस 2 आना। अच्छा, और गरिमा, धनश्री 50 बताइए पैसे। कोशिश। हाँ जी, 50 पैसे। अंग्रेजी में आप कहेंगे तो 50 पैसे, हिंदी में 50 आप कहेंगे पैसे। 8 आना। यस, हम बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं 50 पैसे। मतलब जो 1 रुपए का कॉइन होता है ना, उसका आधा 50 पैसे। वो पैसा आजकल इस्तेमाल में नहीं किया जाता, अभी कुछ साल हुए वो बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब महत्व क्यों है? क्योंकि अब कोई भी कहानी कविता पढ़ने से पहले हमें उसके जो आसपास का वातावरण है, उसके पात्र और उस समय की जो के हालात थी उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बराबर। कोई भी कहानी पढ़िए, कब लिखी गई थी, लेखक कौन है, वो कहाँ से, क्योंकि देखिए जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, जो माहौल हमने देखा होता है, हमारी सोच उस प्रकार से ढली हुई होती है, ठीक है। और हमेशा कहा जाता है कि लेखक, ये बोलते हैं ना, उसकी जो रचना है लेखक का आईना होती है, कि जिस तरह से कोई लेखक होता है ना, वो वैसे ही लिखेगा। आप जैसे हैं स्वभाव में, आप वैसे ही बिहेव करोगे, बराबर। तो वैसे जो लेखक जैसा होता है स्वभाव में, वो वैसा ही लिखता है, वैसे ही लिखना पसंद करता है, वैसे समाज को दिखाना पसंद करता है। तो बात यही आ जाती है कि सुदर्शन लिखित रचना है बात अठन्नी की, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ मौजूद सब स्टूडेंट्स को 4-4, 5-5 लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ, ठीक है। इनका जन्म सियालकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पार्टीशन से पहले सियालकोट भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। सन, अभी सुन लीजिए, 1895 में, मतलब 1895 में उनका जन्म हुआ था, मतलब आजादी से पहले। उन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया और उर्दू मैगजीन में काम करते थे। मैंने आपको पहले बताया था जब हम साधारण भाषा की जानकारी पे बात कर रहे थे कि भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा होने से पहले उर्दू ही चलती थी। क्यों चलती थी उर्दू? क्योंकि भारत में जितने भी विदेशी राज्यों के हम पर अटैक हुए हैं, जो हमले हुए थे, उसकी वजह से दिल्ली राजधानी ये मुगलों की थी और उसकी वजह से वो लोग उर्दू का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे और मुसलमान होने की वजह से वो उर्दू बोलते थे और लिखते थे, इसीलिए। और वो वहां के राजधानी में सबसे प्रमुख वही थे, मुगल ही थे, इसलिए उन्होंने पूरे जितना भी उनका कार्य व्यवहार होता था सारी स्टेट्स में, वो उर्दू में ही, उनके जो ऑफिसर्स, उन्होंने अधिकारी जो हर स्टेट में बिठाए थे, हर राज्य में, हर इसमें बिठा दिए थे, वो सारे उर्दू में ही वार्तालाप करते थे। लेकिन राजशाही थी, अपने राजा भी काफी थे, भारत के भी राजा, मतलब भारत के राजा काफी थे। इस वजह से क्या होता था कि अपनी जो प्रांतीय भाषा, जैसे मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, वो सिर्फ स्टेट के अंदर जैसे आज भी चलती है वैसी चलती थी। लेकिन राज्य और राष्ट्रभाषा में दोनों में अंतर था, इसलिए राष्ट्रभाषा वो लोग उर्दू का इस्तेमाल करते थे। तो जितना भी रिटर्न वर्क आता था वहां से, दिल्ली से जो मेन, जो जैसे आज हमारे हिंदी में निकलते हैं राष्ट्रपति भवन से, वैसे ही वहां तभी मुगल के लाल किले से जितने ऑर्डर्स निकलते थे, वो सारे के सारे निकलते थे उर्दू में, ठीक है।
तो वो उर्दू में ही आते थे। उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आना शुरू हुए, लेकिन अंग्रेज आ गए तो देखो, मुगल जब तक हमारे देश में थे तब तक हम मुगलों के बीच में थे, और हम उनके हो गए थे, वो हमारे हो गए थे, और हमारा देश अच्छे से चल रहा था अपने अपने हिसाब से। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज इस दृष्टि से आए थे कि हमें लूट कर ले जाएंगे या हमारे यहाँ रहना शुरू कर देंगे, तो अंग्रेजों ने अपनी भाषा का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने अपने अधिकारी बिठाए तो वो अंग्रेजी में बात करते थे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता को आपस में हिंदी और उर्दू के अलावा दूसरी कोई भाषा, अंग्रेजी का इतना ज्ञान था नहीं, और नॉर्मली जो नागरिक हैं वो बेचारे गांव से होते थे, तो वो लोग तो जानते नहीं थे ना ये सब भाषा क्या होती है, तो वो भी उर्दू समझ जाते थे, हिंदी समझ जाते थे, लेकिन अंग्रेजी नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद अंग्रेजी का प्रयोग किया, और जब गांव के लोग उर्दू समझते थे तो क्या करते थे वो लोग कि उर्दू का ही प्रयोग ज्यादा करके करते थे, उनको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन के लिए कि नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाइए। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने अब उस मैगजीन में काम किया था। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। अब ध्यान में रखिए, दृष्टिकोण सुधारवादी होना मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण क्या होता है बताइए मुझे। नजरिया। मिस देखने का। हाँ, और सुधारवादी क्या होता है? किसी चीज को सुधारना। हाँ, सुधारवादी मतलब कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे आप सुधर जाओ। सुधर जाओ मतलब आप में एक, बोलते हैं ना कि नई उमंग आए, एक मोटिवेशन आए, एक कुछ अच्छा कर गुजरने का एक जज्बा निर्माण हो, एक हिम्मत आए। और सुधारवादी दृष्टिकोण मतलब हर लेखक का यही रहा है कि वो लिखते हैं, इसको आप पढ़ते हो, इससे आप लोगों की तकलीफें समझो कि मनुष्य कितना छोटे सी बात से लेके बड़े सी बात तक मनुष्य किन किन तकलीफों में है। अगर आप उसे समझ जाते हो तो आप उस पर दोबारा अन्याय नहीं करोगे। इसलिए आपको प्रेरित करने का यही एक जरिया होता है, उसे कहते हैं सुधारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, अब है इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास थे। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। अब देखिए, सुदर्शन की भाषा सहज मतलब एकदम सिंपल थी, स्वाभाविक मतलब जो आपके आराम से समझ में आ जाती है, प्रभावी आप पे बड़ा असर कर जाती है, और मुहावरेदार है। इनकी भाषा में बहुत से मुहावरे, जब वो लिखते हैं तो इनमें बहुत से मुहावरे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। गद्य मतलब कहानी संग्रह, पद्य मतलब कविता संग्रह, इन दोनों में इनको महारत हासिल थी। ये बहुत अच्छा लिखते थे। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने कई पिक्चर राइटिंग, जो स्क्रिप्ट राइटिंग की, इन्होंने कई जो है क्या है, फिल्मों की कहानियां लिखी है और गाने भी लिखे हैं। अब थोड़ा सा मुझे इनमें स्टडी करके देखना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सी पिक्चर और कहानी लिखी थी, वो इतना मैंने गौर किया नहीं कभी, पर आपको पता करके जरूर बताऊंगी। ठीक है, याद दिलाइएगा मुझे। अब यहाँ पर जो हम कहानी पे थोड़ी सी बात करेंगे वो है बात अठन्नी की। अब यहाँ बात हुई थी कि एक 50 पैसे की बात है। जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, ये जिस जमाने की ये थे, ये आजादी के पहले का दौर था। और आप जानते हैं आजादी के पहले के दौर में अंग्रेजों का पूरी तरह से हमारे यहाँ प्रभाव था, और पैसे, बोलते हैं कि जो गरीब था वो गरीब रह गया था, जो राजपाट राजकीय लोग रह गए थे वो अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, अब यहाँ बात ये हो गई थी कि पैसे को काफी कीमत थी, लेकिन आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, रिश्वतखोरी चल रही थी, लोग अत्याचार अन्याय करते थे अपने ही लोगों पर सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि सारा हमारी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। क्योंकि आजादी, अगर आजादी मिलने के दौर में थी या मिल गई थी या मिलने वाली थी ऐसे समझ लिए, तो भी वो जो टाइम पीरियड था कुछ 20-30 साल का, मिलने से मिल जाने के बाद के 10 साल तक, वो टाइम पीरियड में सब अर्थव्यवस्था बदल गई थी हमारे देश की। तब लोग सिर्फ पैसा, किस तरह से लालच से पैसा कमा सके, किस तरह से अपन अपना राज्य कर सके, इस कश्मकश में, या इस, बोलते हैं ना, इसी के जोर में लगे हुए थे। अब यहाँ पर एक कहानी बताई गई है एक ऐसे गरीब नौकर की, जो आपने पढ़ी है हालांकि, कि जो 50 पैसे के लिए जिसे किस तरह से सजा मिली। अब इसके रुख मतलब इसकी छोटी छोटी सी बातें क्या थी वो हम जानेंगे। बात अठन्नी की, पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा?
शरण्या फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए बात अठन्नी की। यस मिस। बात अठन्नी की रसीला जोर से पढ़िए बेटा, स्पीकर के पास आकर। बात अठन्नी रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 एक मिनट बेटा, आवाज आ रही है सबको शरण्या की? नो मैम। नो मैम। नो मैम। शरण्या आपको जोर से पढ़ना पड़ेगा बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है। मिस अभी आ रही है? हाँ मैम बहुत लाइट है। बहुत ज्यादा धीमे है बेटा, आवाज बढ़ाइए। फोन लैपटॉप जिसका भी आवाज बढ़ाइए। मिस अभी आ रही है? हाँ जी आ रही है, पढ़िए। बात अठन्नी की रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाना, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ जी रुक जाइए बेटा। देखिए अब पहला पात्र हमें यहाँ मिल गया, उसके बारे में परिचय भी आपको मिल गया। पहला पात्र यहाँ आपको मिला रसीला, ठीक है। रसीला नाम का एक व्यक्ति है जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह, ये दूसरे कैरेक्टर हैं इंजीनियर बाबू जगत सिंह। रसीला जो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर है, जिसकी 10 रुपए वेतन है। मतलब आप सोच लीजिए वो समय में पैसे को कितनी कीमत होगी। 10 रुपए उसका हर जो है सैलरी था महीने का, महीने की जो उसकी आमदनी थी वो 10 रुपए थी, ठीक है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी एवं एक लड़की और 2 लड़के थे, ठीक है। गांव में कौन कौन था? उनके पिताजी थे, पत्नी थी और 3 बच्चे थे, एक लड़की 2 लड़की। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था। घर वालों का फिर भी घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा 10 रुपए में? उसने इंजीनियर बाबू से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, लेकिन हर बार वो कहते कि चलो मुझसे ज्यादा कोई तुमको दे दे तो तुम वहां काम करने चले जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। 2 पात्र आपके पास आ गए हैं, पहला रसीला, दूसरा इंजीनियर बाबू, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़िए रेणुका। हाँ मैम। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। अब वो कहता है कि मैं यहाँ सालों, ठीक है, वो क्या सोच के रह जाता था कि ठीक है चलो सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सब मुझे रिस्पेक्ट देते और कोई मुझ पे किसी संदेह करना मतलब शक करना, कोई मुझ पे संदेह भी नहीं करता है, सब मुझे अच्छा समझते हैं। लेकिन और मुझे कोई 11-12 रुपए 1-2 रुपए बढ़ाकर दे भी देगा, लेकिन ऐसा आदर वहां पर मिलता है कि नहीं ये नहीं बता सकते, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए बेटा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। रुक जाइए, अब यहाँ पर आपको मिलते हैं तीसरा और चौथा कैरेक्टर। पहला जो पात्र मिला वो रसीला जो कि इंजीनियर बाबू के यहाँ कार्य करता है, लिख लीजिए। और दूसरा कैरेक्टर आपको मिला है वो है एक्सक्यूज मी रमजान, मियाँ रमजान, जो कि किसके यहाँ काम करता है? मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, ठीक है, जो कि इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब ये दोनों पड़ोस के बंगले थे, अब ये दोनों पड़ोस पड़ोस में रहते थे, इसलिए इनकी भी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो भी काम करता था वो भी काम करता था, इसलिए उन लोग आपस में मिलना करना बात करते थे। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि वो सुख दुख भी बांटते थे, और साथ में जो उनके पास फल रहते, मिठाई रहती, वो किसके वजह से, जो उनके मालिक लोग लाते थे उसमें से कुछ वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत दे दिया करते थे अगर कुछ बचा, क्योंकि वो दिन रात वही काम किया करते थे। पढ़िए अगला कौन पढ़ेगा? आदि पढ़िए।
एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है, तो खाओ सौगन। रसीला ने रमजान का हाथ देखा तो आंखों पर आंखें भर आई। बोला घर घर में खत आया से बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है, तो मालिक से पैगामी मांग लो, कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने को संकेत दिया और आप कोठरी पर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द ना निकलता। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी आदमी नहीं देखता है। ईश्वर उसका भला करे। रुक जाइए। अब देखिए ये लोग आपस में बातें करते थे, इनका परिचय यहाँ पर हो गया। अब थोड़े दिन, एक दिन की बात है, समय निकलता गया। एक दिन की बात है, रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, उसने कुछ बताया नहीं कि क्या परेशानी है। फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं, खाओ सौगंध, मेरी कसम खा, सच सच बता क्या हुआ है। तब रसीला ने रमजान का हट देखा। हट देखना मतलब, हट हट क्या होता है? हट जिद। जिद्दी करना, जिद करना। बोलते हैं ना कि बहुत जिद करते हैं आप, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यही चाहिए वही चाहिए, इसे बोलते हैं जिद करना। बच्चे जिद करते हैं ना, तो वैसा ही रसीला ने रमजान का हट, रमजान रसीला के पीछे पड़ गया। नहीं तुझे मेरी कसम, तुझे बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है। वो एक जैसा बार बार उसे पीछे पड़ के बोलने लगा। तो उसकी आंखें भर आई, उसको बहुत फील हुआ कि देखो घर से तो वो कहता है घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। मतलब मेरे घर से पत्र आया है कि मेरे बच्चे बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है उन्हें भेजने के लिए, तो मालिक से पेशगी मांग लो। अब पेशगी क्या होती है? मैम सैलरी से पहले वाला धन। उधार उधार। और पहले दिया जाने वाला धन यहाँ पर बताया गया है। पेशगी होती है मनी इन एडवांस, जब पैसा आपको एडवांस दे दिया जाता है, जो आपकी सैलरी में से काट लिया जाएगा। उधार बेटा, हाँ उधार कैसा होता है, हम किसी से पैसे लेते हैं और चुका देते हैं। लेकिन पेशगी होता है कि हम उनसे पहले, कि मेरी समझो अगर मैं कहीं काम करती हूँ तो एडवांस पैसे लेना कि अभी दे दीजिए, बाद में सैलरी में से काट लेना टाइम पर। ठीक है, तो वो कहता है तो मालिक से पेशगी मांग लो, कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। अब वो क्या बोलता है, जो है सलीम, रसीला रमजान से कि मैंने बोला था उनसे, लेकिन वो बोले एक पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया, बोलता है रुक रुक, और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हाथ में रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसने सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं देता है, ईश्वर इसका भला करे। अब क्या रमजान क्या करता है, अपने पास जो उसकी सेविंग पैसे होंगे वो लाकर रसीला के हाथ में रख देता है और कहता है कि जा ये अपने घर पे दे दे और घर वालों की मदद कर देना। जब वो ऐसा करता है तब रसीला मन ही मन सोचता है कि मैं मेरे मालिक के इतने समय से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इस व्यक्ति को बिल्कुल भी दया नहीं आई। ठीक है, चलिए आगे शिवांजलि पढ़िए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान को ऋण चुका दिया। ऋण, ऋण बेटा, रमजान का ऋण। ऋण ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। पढ़िए पढ़िए। हुजूर मान जाइए, आप समझे अपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तभी महीने
तब मैंने, पढ़िए पढ़िए बेटा। मैम शी लेफ्ट। प्रॉब्लम आ गया होगा। ठीक है, मंथन पढ़िए, रुक जाइए मैं इतना समझा देती हूँ, फिर मंथन आप पढ़िएगा। देखिए, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए थे, उसने रमजान का ऋण चुका दिया। रमजान ने जो पैसे उसे दिए थे उसने धीरे धीरे करके उसको सब कुछ दे दिया। ऋण मतलब कर्ज होता है, ठीक है। जब उसने उससे पैसे लिए थे तो वो कर्जा ही हुआ ना। केवल 8 आने बाकी थे। कितने पैसे बाकी थे? 50 पैसे, 98 बाकी थे। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाया और पाता। मतलब कैसा था? पैसा जो था, कर्ज किसी का लिया हो लेकिन वो बेचारा गरीब था तो वो दे नहीं पाता, तो उसको बड़ी शर्म आती थी कि देखो अभी इसका पैसा मैं नहीं चुका पाया। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे मेरा काम मुफ्त किया। अब यहाँ पर वो कहता है, रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, क्योंकि वो इंजीनियर थे, गवर्नमेंट इंजीनियर थे, तो वो क्या करते थे, लोगों से पैसा लेकर उनका काम किया करते थे। सैलरी के अलावा रिश्वत क्या होती है? सैलरी के अलावा भी ऊपरी पैसा लेकर, जो कि इलीगल होता है। आप जानते हैं रिश्वत का मतलब क्या होता है, कि अपनी जो आमदनी होती है, अपनी जो सरकार ने दी, सरकार या जहां भी आप काम करते हो वहां पर आपको एक फिक्स सैलरी दी जाती है नौकरी के बदले में। तो उसके अलावा कोई उसके ऊपर किसी और से पैसा लेता है तो उसे रिश्वत कही जाती है, ठीक है। रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ में आते हैं, ऐसा वो मन में सोचता है। ठीक है, मंथन पढ़िए आगे। सिया आप पढ़िए। सिया। गरिमा। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तो तय न होगा। भाई, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कठिनाइयों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए और धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। हाँ रुक जाइए। देखिए अब क्या बात होती है, वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान उसका दोस्त था रसीला का ना, तो घर में जो बातें हो रही थी जाके उसने बता दी। तो वो कहता है बस इतनी सी बात है, हमारे शेख साहब तो इसके भी गुरु हैं, मिलेगा या नहीं सॉरी, उसके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा भैया। भैया गुनाह का फल मिले या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। कोठी मतलब बड़ा सा घर, मकान, घर से भी बड़े जो बंगले होते हैं उसे कोठियां। ज्यादा करके नॉर्थ में से दिल्ली साइड में जो बड़े बड़े बंगले होते हैं उन्हें कोठियां कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम एक एक परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। रसीला सोचता है, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए। सैकड़ों रुपए निकल गए मतलब कभी सब्जी लेने, कभी कुछ काम के लिए वो कितने पैसे लेके आता था और वापस वैसे की वैसे ईमानदारी से लौटा देता था। वो कहता अगर एक एक आना भी जोड़ा होता मैंने, एक एक पैसा भी, तो भी आज काफी कुछ रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आई है। अभी कहानी में ट्विस्ट आता है, कहानी कैसे एक्सक्यूज मी, कहानी कैसे बदल जाएगी आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? धनश्री का हो गया? रिद्धि? नो मिस। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझ के कर्ज उतार गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी और चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गया। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक
तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ जहाँ से लाया है। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब उसने क्या किया, अपने मालिक की हरकतें देखी है, रिश्वत लेता है, ऐसा करता है, तो उसने वो कर्ज उतारने के लिए क्या आइडिया लगाया, 5 रुपए की मिठाई की जगह 4.5 रुपए की मिठाई लाया और 50 पैसे जो उसने बचा लिए वो देकर उसने रमजान से अपना कर्जा मुक्त हो गया। अब बात आती है हुजूर बाबू जगत सिंह ने जैसे ही मिठाई देखी वो समझ गए ये मिठाई 5 रुपए की है, हुजूर 5 की ही है, वो कहता है। रंगी रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना, देखिए मैंने आपको कहानी की शुरुआत में कहा था कि लेखक मुहावरों की भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक मुहावरा आया है आपको, रंग उड़ जाना, मतलब घबरा जाना कि अरे एकदम चेहरे के बोलते ना, अभी आप कैसे थे और गलती की, पकड़ा गई तो अपना एकदम फेस का बोलते अपना लुक ही बदल जाता है कि अरे कैसे हो गया, क्या हो गया। तो यहाँ है रंग उड़ जाना। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, स्लैप, तमाचा मारना मतलब एक चाटा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। वो कहते हैं चल जहां से मिठाई खरीद के लाया है उसी जगह चल मेरे साथ। चलिए अगला कौन पढ़ रहा है, निधि? निधि यस मैम। पढ़िए बेटा। हुजूर, झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चाहिए। अब देखिए, हुजूर झूठ कहूं तो, ऐसे करके वो गिड़गिड़ाने लगे। रसीला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा। वो बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। एक और मुहावरा ले लीजिए, आंखों से आग बरसना। आंखों से आग बरसना मतलब गुस्सा होना, ठीक है, ये भी एक मुहावरा है। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, अब सुनिए, सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये भी एक मुहावरा आ गया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तीसरा मुहावरा अंडरलाइन करके रख लीजिए। लातों के भूत मतलब बिना पिटे प्यार से कोई बात समझ में नहीं आती, वैसे वाली बात। अब देखिए यहाँ पर क्या निर्दयता है कि वो उस बेचारे ने जब पैसा मांगा था तब उसे पैसा कुछ भी नहीं दिया खुद ने, और जब उसने गलत काम, उसके हाथ से गलती हो गई, कभी की नहीं, पहली बार हुई, तो वो पकड़ा गया तो वो कुबुलवाने के लिए, उसको सजा देने के लिए 5 रुपए की रिश्वत देना मान्य किया उसने, लेकिन बेचारे उस गरीब की मदद करना तब मान्य नहीं किया। तो ये व्यक्ति के स्वभाव और उसकी अपनी एक बोलते हैं ना, एक अपनी पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं कि व्यक्तिगत मनुष्य स्वभाव होता है कि वो किस तरह से व्यवहार करता है। अगर यही बात शुरुआत में जब उसने घर वालों के लिए पैसा मांगा था मदद के लिए, अगर तभी 1, 2, 5 रुपए की वो मदद कर देते तो आज ये दिन न वो देखते न वो बेचारा गरीब। ठीक है, अगली लाइन पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? ईशान। यस मिस। हाँ जी, पढ़िए। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन के कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वो ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। देखिए, दूसरे दिन अब उसे पकड़वा के जेल में तो मार पीट के जेल में डाल दिया। अब दूसरे दिन जो शेख सलीमुद्दीन थे, जो पड़ोसी थे रमजान के मालिक, उनके पास, वो कचहरी में थे ना, तो उनके पास में जो ये मुकदमा गया।
अब मुकदमा गया तो रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई मुझसे मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का उसने साहस न जुटा पाया और उसने कहा मेरी आंखें खुल गई थी, उसकी आंखें खुल गई थी। अब आंखें खुल जाना मतलब सच्चाई का पता करना। फिर एक मुहावरा है, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, अब गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। गौरी। मैम मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा ठीक है। पार्थ। पार्थ। अनन्या। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। वह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांधकर दिए थे। फैसला सुनाकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। पढ़िए बेटा, पढ़िए, कंटिन्यू कर लीजिए। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दियों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। भाई आपको बात समझ में आई कि जब उसे न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया, किसके सामने? शेख सलीमुद्दीन के सामने, तो वो बड़े न्यायप्रिय थे। अब न्यायप्रिय मतलब हर न्याय बराबर करते थे। तो अब न्याय कैसे किया? उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा दे दी और सजा होके साइन कर दी और फिर अपना मुंह पोंछने लगे। मुंह उन्होंने उसी रुमाल से पोंछा जिसमें उन्होंने कल रात 1000 रुपए की रिश्वत ली थी। मतलब वो व्यक्ति भी तो बुरा ही था ना, लेकिन उन्होंने उसी से मुंह पूछा जिसमें 1000 रुपए बांधकर किसी ने उन्हें रिश्वत दी थी। ठीक है। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, क्योंकि रमजान तो हर चीज अच्छे से जानता था ना कि कौन रिश्वत कितनी लेता है, कौन कैसा है और क्या किस्सा हुआ था, जैसे हम जानते हैं। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोरते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? वो कहता है 6 महीने की कैद हो गई। अच्छा हुआ, इसी लायक था। रसीला ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं है, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद में सोते हैं और अठन्नी का चोर जेल की तंग कोठरी में पछताता है। बात समझ में आई आपके कि जो बड़े बड़े लोग रिश्वत लेते हैं, चोरी बाजारी करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। वो रिश्वत और किसी को रिश्वत देके वो उसके जरिए अपनी लाइफ अच्छी कंफर्ट कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं और ऐशो आराम से जिंदगी जीते हैं। लेकिन वही एक गरीब अगर एक छोटी सी चोरी कर लेता है, किस लिए? सिर्फ खाने या अपनी अलग परेशानी के लिए, तो भी हम उसे बख्शते नहीं है, उसे मारते हैं, पीटते हैं। अब आप मुझे बताइए, कितने चीजें आपकी आंखों के सामने होती है। हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, आए दिन ये करप्शन वो करप्शन, हम गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट के कई अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं, या आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो रोज में से आप भी न्यूज सुनते होंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि रिश्वत लेते हैं अपनी सैलरी के अलावा भी, गिफ्ट्स के तौर पर या किसी और चीजों के तौर पर ये सब चीजें पैसे लेते हैं या कैश लेते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी ऊपर की रहती है उसे रिश्वत ही कहता है। हालांकि तुम वो नहीं, दिवाली के गिफ्ट्स हैं, ये दिया है वो दिया है, ये ऐसा कोई गिफ्ट नहीं होता दिवाली का, ये सब रिश्वत दी जाती है। कहाँ से? जो अधिकारियों को बाहर से मिलती है।
हाँ थोड़ा बहुत आता है वो ठीक है, वो मान्य है कि लोग अपनी खुशी से दे जाते हैं, लेकिन ज्यादा करके नौकरी में अगर ये सब पैसे वगैरह आते हैं तो ये रिश्वत ही कही जाती है। तो उन्हें लेकिन, और पॉलिटिकल्स जो पॉलिटिशियंस में है वो भी जो ऐसे काम करते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन वहीं अगर एक आधा गरीब अगर एक रोटी ब्रेड चुराते खाने कोई चीज चुराते हुए दिख जाता है तो लोग उसे पकड़ पकड़ के मार मार के अधमरा कर देते हैं। ये हमारी भारतीय मानसिकता है, भारतीय बोलो या कहीं भी बोलो, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि गरीबों की मदद कीजिए। तो यहाँ भी इस कहानी को पढ़ने के बाद में एक काफी मार्मिक कथा है ये, कि वही रिश्वत लेने वाला व्यक्ति, बात बहुत आसानी से खत्म हो जाती है, उस बेचारे ने बड़ी ईमानदारी से उससे पैसे मांगे थे अपने घर वालों की मदद के लिए, हालांकि इतने साल से अपने घर में नौकर है तो एक इंसानियत के नाते कुछ रुपए अगर वो दे देते तो क्या बुराई होती, नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, वो कर्जबाजारी हो गया था बेचारा वो चीज से। और ये सीखा भी वो किससे, उन्हीं से सीखा ना, रिश्वत लेना या पैसे निकलवाना। तो इस वजह से उसको ये सब घटनाक्रम से गुजरना पड़ा, ठीक है। अन्यथा यही बताया गया कि बुराई है, रिश्वत लेना बुराई है, चोरी करना बुराई है, झूठ बोलना बुराई है, लेकिन हालात की जब हम बात करते हैं कि ये किन हालातों में किस वजह से हुआ, तो ये कहानी अब मुझे आप बता सकते हैं कि आपकी सोच क्या है इसके पीछे। मेरी सोच तो यही थी कि अगर वो उस समय उसे मदद कर देता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ी गलत कदम वो ईमानदार नौकर कभी उठाता। आपको क्या लगता है, आप में से कोई बताएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये कहानी पढ़ने के बाद में आपने समझा क्या, ओवरऑल आपको क्या लगा इसको पढ़ने के बाद में। मैम की रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। और आदि आप बता सकते हैं कहानी में क्या समझा आपको। गरीबों की मदद करनी चाहिए जब प्रॉब्लम में हो। आवाज आ रही है मेरी आपको। यस मैम। हाँ ठीक है। तो यहाँ बात हुई बात अठन्नी की, एक 50 पैसे की कहानी है जिसमें कि एक गरीब दो नौकर की कथा है थी, ठीक है। आपने इसे समझ लिया। और इस कहानी से देखिए, हर कहानी से आपको लेखक एक मैसेज देते हैं, इससे भी यही मैसेज था कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, जब जब जिसे जिसे मदद की जरूरत पड़े आप अपना हाथ इंसानियत के नाते आगे जरूर बढ़ाइए, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न रहेंगे, वो प्रश्न मैं आपको जरूर अगले वर्ष में जरूर बताऊंगी। अभी हम कठिन शब्द लिखेंगे, आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, मैं आपको कठिन शब्द बोल रही हूँ, आप फटाफट लिखिए। चलिए शुरू करें। हाँ मैम। पहला शब्द लिखिए तनख्वाह। तनख्वाह, तनख्वाह ये उर्दू शब्द है जिसे सैलरी कहा जाता है, मासिक वेतन कहा जाता है, तनख्वाह ये उर्दू शब्द है। हाँ जी हो गया। हाँ, तनख्वाह। तनख्वाह के बाद लिखिए प्रार्थना। मैम कैन यू रिपीट? प्रार्थना, वर्शिप, प्रार्थना करना। अगला लिखिए चौकीदार। चौकीदार मतलब वॉचमैन, चौकीदार। फिर लिखिए ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, देव, ईश्वर। उसके बाद लिखिए ऋण। कर्ज को हिंदी में ऋण कहा जाता है, ठीक है, लिखिए ऋण। इसके बाद लिखिए परिश्रम। परिश्रम करना मतलब मेहनत करना, परिश्रम, परिश्रम। निर्दयता,
निर्दय, निर्दय मतलब जिसका हृदय नहीं है, दुष्ट। और निर्दयता मतलब बिना वही जिसका हृदय नहीं है, निर्दय, निर्दयता, उसके ऐसा व्यवहार करना, निर्दय व्यवहार करना, निर्दयता, निर्दयता। न्याय प्रिय, अगला लिखिए, न्याय प्रिय। न्याय प्रिय लिखा? यस मैम। जी हाँ। फैसला, फैसला मतलब निर्णय, फैसला, फैसला सुना दिया, निर्णय सुना दिया, डिसीजन, फैसला। फैसला शब्द भी उर्दू है। सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ शब्द भी उर्दू है। सिर्फ की जगह केवल लगाया जाता है, केवल, ओनली, है ना, सिर्फ। अंधेरी, अंधेरी, अंधेरा, अंधेरा मतलब क्या? जहां पर डार्कनेस हो, अंधेरा मतलब डार्कनेस, अंधेरी मतलब ऐसे डार्कनेस वाली कोई रूम, अंधेरी कोठरी जगह, अंधेरी। ठीक है, कितने हुए अभी? 11। 11। 11 हुए, ओके। ले लीजिए दुनिया, दुनिया। यस मैम। के बाद लिखिए दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, नजरिया। स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब क्या होता है? स्वाभाविक इमोशनल, एक्चुअली ऐसे ही होगा, स्वाभाविक यही होना है, मतलब होना ही है। ठीक है, स्वाभाविक लिखा। प्रभावी, प्रभावी। यस मैम। ठीक है, कितने हुए अभी? 15। 50। हाँ, फिर 16। लिखिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस, प्रसिद्ध। यस मैम। संग्रह, व्हाट मिस? संग्रह, कलेक्शन, संग्रह, संग्रह। वास्तविक, रियलिटी, वास्तविक, वास्तविक। यस मैम। प्रकाशित, पब्लिश, प्रकाशित, पब्लिश। यस मैम। दैनिक, रोज, रेगुलर, दैनिक। पार्ट कितना हुआ अभी? 20। डन। ठीक है, लिखा सभी ने? यस मैम। एक सेकेंड है, मैं इसको सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड अच्छे से? यस। पहला बोलिए बेटा। तनख्वाह। तन आधा ख,
व में आ की मात्रा ह, त्वनख्वा, ठीक है। Yes, ma'am. तन आधा ख, व में आ की मात्रा ह, तनख्वा। दूसरा बोलिए। प्रार्थना. प्र में आ की मात्रा थ, थर्मस का, ऊपर से र, न में आ की मात्रा ना, प्रार्थना, वर्शिप, ठीक है। आगे बोलिए तीसरा। चौकीदार. चौकी, च में औ की मात्रा, क में ई की मात्रा, द में आ की मात्रा और र, चौकीदार, ठीक है। अगला बोलिए। ईश्वर. ईश्वर का नाम लेने से आप सभी जानते हैं, ईश्वर। ई इमली का, ई का, आधा श व र, ईश्वर, ठीक है, समझा। Yes, ma'am. अगला बोलिए। ऋण. ऋण, ऋण बहुत आसान है, र ऋषि, ऋषि का, जो हम लिखते हैं ना। Yes, ma'am. बाण का ण, ऋषि का, ऋण, ठीक है, ऐसा लिखे तो भी चलता है, ऋण, कर्ज। अगला बोलिए। परिश्रम. पहली आगे वाली मात्रा श्रम, परिश्रम, मेहनत। अगला। निर्दयता. निर्दयता, निर्दयता, फटाफट बोलो बेटा। न्यायप्रिय. न्याय प्रिय, इसको फैसला. न्याय बहुत पसंद। हाँ जी, फैसला. फैसला। अगला है फैसला, तो ये उर्दू शब्द है, तो फ के यहाँ पे वृद्धि लगेगी, फैसला। अगला बोलिए। सिर्फ. सिर्फ। अगला। अंधेरी. अंधेरी, अ पे चंद्र बिंदु लगेगा, अंधेरी, उच्चार करेंगे अन, यहाँ से आवाज है तो यहाँ पे अनुस्वार, अंधेरी। अगला। दुनिया. दुनिया, दुनिया, पहली मात्रा। दृष्टिकोण. अब आता है दृष्टिकोण। दृष्टि, द्र आधा श ट, दृष्टि, कोण, दृष्टिकोण। अगला। स्वाभाविक. स्वाभाविक, स्वाभाविक। प्रभावी. प्रभावी, असरदार। स्वाभाविक मतलब नेचुरल और प्रभावी मतलब असरदार। अगला। प्रसिद्ध. प्रसिद्ध मतलब फेमस, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ठीक है। यस मैम. संग्रह. संग्रह, संग्रह, संग बिंदी, संग के बाद र, ग्रह, संग्रह। अगला। प्रसिद्ध मैम, प्रसिद्ध में द को ध होता है ना? क्या बोल रहे हैं? प्रसिद्ध में द को ध होता है ना? हाँ। हाँ. वास्तविक. वास्तविक। अगला। प्रकाशित. प्रकाशित. प्रकाशित, प्रकाशित। अगला। दैनिक. दैनिक। अगला। डन मैम. हो गया? अच्छा, यस मैम. ठीक है। सभी ने टैली किया इसको? जितने Yes, भी ma'am. यहाँ पे मौजूद थे Yes, ma'am. सभी ने ईमानदारी से टैली किया उसको? यस मैम. Yes, miss. कारण ऐसा है, फायदा आप ही का होगा अगर इसे टैली करते रहोगे तो हमेशा आपकी गलतियां आपको समझ में आ जाएगी, कौन सी मात्रा कहाँ थी। अगली बार इसे ध्यान में रखेंगे। प्रसिद्ध का जो आप बोल रहे थे ना, प्रसिद्ध और ध दिख रहा है, ये पाठ नहीं दिख रहा है ना? रुको मैं यहाँ से बताती हूँ। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, हाँ,
प्रसिद्ध दो तरीके से लिखे जाते हैं, द पे ध जोड़ दिया जाता है, ठीक है, दो तरीके से लिखते हैं प्रसिद्ध। ठीक है, आज हमने पढ़ी बात अठन्नी की, आप सभी को वो क्लियर हो गया बात अठन्नी की। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न है वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूंगी, उसके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा, लिखिए, मुझसे चेक करवाइए, मुझे भेजिए या अपनी नोटबुक में उसे बिल्कुल बोलते हैं ना व्यवस्थित लिखकर रखिए। जब भी हम मिलते हैं या आपको भेजने का मौका मिलता है आप मुझे जरूर भेजिए, मैं उससे चेक करके आपको दूंगी। शुरुआत से ही प्रॉपर पढ़ाई की, प्रॉपर नोट्स बनाए, अच्छे से रखा तो एट द एंड तक आपका हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है, सिर्फ पढ़ते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस आपकी कुछ नहीं रहती और अंत में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बार हमने ये सोचा है कि शुरू से ही लिखने पर भी उतना ही भर दी जाएगा जितना पढ़ने पर है, क्योंकि मौखिक सभी का अच्छा है, मौखिक मतलब बोल के आप बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और पढ़ भी बहुत अच्छा लेते हैं। जितने मैंने अभी तक आप सभी को देखा है, सुना है, उस हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि आपका हिंदी पढ़ने के इससे भी बहुत अच्छा है। सिर्फ बात आती है लिखने की, तो उसकी प्रैक्टिस रखिए प्लीज, उसका सराव करते रहिए, मतलब आपका वो मात्राओं का ज्ञान भी अच्छा हो जाएगा।